एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बेताज बादशाह है, शानदार मुनाफा कमाती है, फिर भी मार्केट उसे सजा दे रहा है ना अजीब। चलिए सीधे डिक्सन टेक्नोलॉजीज मार्च 2026 रिजल्ट एनालिसिस में उतरते हैं। हम डिकोड करेंगे कि आखिर स्टॉक की पोजीशन नेगेटिव क्यों हुई है और इस पूरे मामले का आगे क्या असर पड़ेगा। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक तरफ पूरे साल के मुनाफे में 33% का जबरदस्त उछाल और दूसरी तरफ स्टॉक का डाउनग्रेड होना। मतलब प्रॉफिट बढ़ने के ठीक बाद शेयर धड़ाम से नीचे आ गिरा। इस विरोधाभास ने मार्केट में काफी हलचल मचा दी है और आज के इस विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। इन उलझे हुए वित्तीय आंकड़ों को समझने के लिए हम इस चर्चा को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले पूरे साल और आखिरी तिमाही के आंकड़ों की तुलना, फिर स्टॉक प्राइस की गिरावट का विश्लेषण, उसके बाद मार्जिन पर पड़ रहे दबाव के कारण और अंत में कंपनी की आगे की रणनीति। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली थीम की। कैसे पूरे साल की बम्पर सफलता सिर्फ एक आखिरी तिमाही की गिरावट के सामने फीकी पड़ गई। ये आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। जरा ध्यान दें, पूरे वित्तीय वर्ष 2026 की तस्वीर एकदम ब्लॉकबस्टर है। रेवेन्यू 28% बढ़ा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 33% की छलांग लगाकर 1644 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन जैसे ही हम सिर्फ चौथी तिमाही यानी Q4 पर जूम इन करते हैं, तस्वीर थोड़ी डरावनी हो जाती है। PAT 36% गिरकर महज 256 करोड़ रह गया और EBITDA मार्जिन सिकुड़कर 3.9% पर आ गया। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के सफर में ये एक बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म स्पीड ब्रेकर है। हालांकि सब कुछ इतना भी बुरा नहीं है। चौथी तिमाही के इतने भारी दबाव के बीच भी कंपनी के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर 10 रुपए के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। ये एक साफ इशारा है कि मैनेजमेंट को अपने लॉन्ग टर्म कैश फ्लो पर अभी भी पूरा भरोसा है। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर। जब आंकड़े इतने कंफ्यूजिंग हों तो देखना दिलचस्प होता है कि मार्केट ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। और सच कहूं तो मार्केट का रिएक्शन बेहद सख्त रहा है। पिछले एक साल का हिस्टोरिकल स्टॉक रिटर्न नेगेटिव 36.93% तक पहुंच गया है। डिक्सन जैसी कंपनी जिसे कभी शानदार मल्टीबैगर माना जाता था, उसके लिए इतना बड़ा नेगेटिव रिटर्न निवेशकों के बीच एक गहरी बेचैनी को दिखाता है। टेक्निकली देखें तो हालात और भी चुनौतीपूर्ण लगते हैं। गिरती कीमतों के बीच डेरिवेटिव्स ओपन इंटरेस्ट में 11% से ज्यादा का भारी उछाल आया है। इसे मार्केट की भाषा में शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं। मतलब ट्रेडर्स सक्रिय रूप से और मंदी की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा स्टॉक का अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करना और नतीजों के तुरंत बाद 6% से ज्यादा टूट जाना, ये सब एक बहुत ही स्पष्ट बेरिश ट्रेंड की गवाही दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मार्केट एक्सपर्ट्स भी इस वक्त 2 खेमों में बटे हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े नाम अभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर दाव लगा रहे हैं और 14,700 रुपए के टारगेट के साथ बाय रेटिंग बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट्स मोजो ने इस नियर टर्म प्रेशर को भांपते हुए स्टॉक को डाउनग्रेड करके होल्ड पर डाल दिया है। ये साफ तौर पर सावधानी बरतने का सिग्नल है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिर वो कौन से कारण हैं जिन्होंने डिक्सन के मार्जिन में इतनी बड़ी सेंध लगाई है। जी हाँ, 100%। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। दिसंबर 2025 से मेमोरी की कीमतों में 100% का भारी उछाल आ चुका है। इस बेतहाशा महंगाई ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है और जाहिर है इसका सीधा असर कंज्यूमर की डिमांड पर पड़ा है। और ये डिमांड गिरती हुई साफ नजर भी आ रही है। इस डेटा पर गौर कीजिए, जहां ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 9% नीचे गई है। डिक्सन के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि उनका मेन बिजनेस लो टू मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट में है और हम सब जानते हैं कि इस सेगमेंट के खरीदार कीमतों को लेकर कितनी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लेकिन बात सिर्फ महंगे कंपोनेंट्स तक सीमित नहीं है। चुनौतियों का एक पूरा परफेक्ट स्टॉर्म तैयार हो गया है। पहला, स्मार्टफोन PLI स्कीम मार्च 2026 में खत्म हो गई और आगे के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं मिला। ये मार्जिन के लिए सीधा नुकसान है और ऊपर से GST डिलीवरी चालान कंप्लायंस को लेकर सरकारी जांच और पेनल्टीज की अपील्स ने कंपनी के लिए नियर टर्म में सिरदर्द और बढ़ा दिया है। इन तमाम मुश्किलों को समझने के बाद अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, फ्यूचर आउटलुक। क्या डिक्सन इस भंवर से निकल पाएगा? आइए उनकी आगे की रणनीति देखते हैं।
देखिए, कंपनी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। वे पूरी तरह से आक्रामक मोड में आ चुके हैं। खर्चों को कम करने और कम्पेटिटिव बने रहने के लिए विवो और एचकेसी जैसी कंपनियों के साथ बड़े जॉइंट वेंचर्स किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, Amazon वेब सर्विसेज जैसी बड़ी डिमांड को भुनाने के लिए कंपनी अब आईटी हार्डवेयर और सर्वर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी से डाइवर्सिफाई कर रही है। उनके इस नए फोकस का पैमाना जबरदस्त है। कंपनी मानकर चल रही है कि आईटी हार्डवेयर का रेवेन्यू, जो फिलहाल 15 बिलियन रुपए है, वो अगले साल तक सीधे 35 से 40 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा। ये साफ दिखाता है कि मैनेजमेंट टॉप लाइन ग्रोथ के लिए इस सेगमेंट पर कितना बड़ा दांव खेल रहा है। तो इस सबका टाइमलाइन क्या होगा? खैर, रिकवरी रातों रात नहीं होने वाली। निवेशकों को शायद वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में थोड़ा और दर्द सहना पड़े, क्योंकि पीएलआई का खत्म होना और महंगी मेमोरी का असर बना रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि दूसरी छमाही से जब बैकवर्ड इंटीग्रेशन और नए वेंचर्स के फायदे जमीन पर दिखने लगेंगे, तब मार्जिन में फिर से हरियाली लौट सकती है। तो अंत में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े होकर ये सवाल पूछना लाजमी है, क्या ये नई रणनीतियां, ये बड़े जॉइंट वेंचर्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन डिक्सन को उसकी पुरानी रफ्तार वापस दिला पाएंगे? क्या ये दांव नियर टर्म के मार्जिन दबाव को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा? ये देखना वाकई रोमांचक होगा कि आने वाली तिमाहियों में ये कहानी क्या नया मोड़ लेती है। इस गहराई से किए गए विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।